हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 21 जुलाई 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। और हाँ, 2022 की प्लेलिस्ट को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि 2022 के सारे पेपर को सोल्व करा दिया गया। और एक पेपर में 25 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 40 पेपर हैं। और अगर 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, यानी कि एक पेपर में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है ये 1000, यानी कि 1000 क्वेश्चंस मैंने सोल्व करा दिए हैं। तो अगर आप इन 1000 क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। 2022 के ये क्वेश्चन हैं और इसकी लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो हर एक क्वेश्चंस को डिटेल्स के साथ एनालिसिस किया गया है, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं आज की शिफ्ट के। और यहाँ पर आपको दे रखा है क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको ये 3 गोलों की त्रिज्या देगी, R1, R2, R3 मान लीजिए, और ये बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R मान लीजिए। जब इन तीनों का आयतन कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरे आयतन, पूरे गोले के आयतन यानी कि बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से अगर 4/3 इंटू में पाई R1 क्यूब करेंगे, इसी तरह से प्लस करेंगे 4/3 पाई R2 क्यूब, फिर करेंगे प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। यानी कि यहाँ से मैंने 4/3 पाई जो है सभी में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर R1 क्यूब बच गया, R2 क्यूब बच गया, R2 क्यूब बच गया, प्लस R3 क्यूब बच गया, और ये बराबर पूरे गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई और ये कैपिटल R क्यूब। अब यहाँ से देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ये इतनी कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर R1, R2, R3 की वैल्यू रखेंगे तो R1 यहाँ पर 1 है, 1 का क्यूब 1, प्लस R2 जो है 6 है, तो 6 का क्यूब यहाँ पर कितना हो जाएगा 216, और ये आपके पास 8 है तो 8 का क्यूब 512, और ये बराबर आ जाएगा कैपिटल R क्यूब, और ये कैपिटल R क्यूब आ गया। और यानी कि कैपिटल R क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, इन सभी को ऐड कर दीजिए, 6 2 8 और 1 9, 5 2 7, और सॉरी ये 1 1 2 हो जाएगा, और फिर 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि 729 आ जाएगा। तो R बराबर हम कह सकते हैं 9 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% का लाभ होता है और ये कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, इसका लाभ कर लीजिए, यानी कि 20% इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 130 इसी में ही जोड़ दीजिए, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना 780, और ये 780 आ गया। मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है, यानी कि मार्क प्राइस पर 22% की छूट, तो इसका 78% कैलकुलेट करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा। यहाँ से ये 78 से कट गया 10 बार, यानी कि मार्क प्राइस बराबर कितना आ गया 1000 आ गया। यही आपके पास आंसर था। नेक्स्ट देखें, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 किलो है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 kg हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है? तो यहाँ पर एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला जाता है, तो यहाँ पर ये देखिए, अगर यह 40 किलो वेट अपने साथ लेकर जाता तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्स्ट्रा वेट ये अपने साथ लेकर जाता है। कितना लेकर जाता है? ये देखिए 0.5 की यहाँ पर कमी हुई। एवरेज में कितने की कमी हुई 0.5 की, यानी कि पहले ये 40 था और बाद में कितना हो गया 39.5, 0.5 की कमी हुई। कितने लोगों में कमी हुई? ये एक तो चला गया, ठीक है, 14 लोग बचे, उन 14 लोगों के एवरेज में कमी हुई। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, आपके पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10, ये 5 दूनी का 10, 2 से ये कटेगा 7, यानी कि 7 किलो एक्स्ट्रा ये अपने साथ लेकर गया था। तो 47 kg जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, यानी कि ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये बट्टे में कोस थीटा कॉमन ले लीजिए। तो कोस थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान में होगा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर यही फॉर्मूला होता है बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा
-1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए था। तो इस फॉर्मूले से अगर इसमें मान रखेंगे तो यानी कि यहाँ पर cos 2 थीटा ऊपर और नीचे दोनों जगह आएगा, तो ये इससे डायरेक्ट कट हो जाएगा और ये tan थीटा बच जाएगा, यानी कि tan थीटा जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, 1600 मीटर की वर्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से और समान समय पर क्रम से 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। तो देखिए, शुरू में जहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर बी तेज दौड़ता है और इसको फिर से दौड़कर पकड़ना है इस ए को, तो यानी कि उस शुरू के समय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 1600 मीटर थी। तो ये 1600 मीटर की डिस्टेंस जो है ये इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, कितने का गैप है, 18 का गैप है, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर इनकी क्या है, रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड इनके 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें 18 का भाग लगा दीजिए। बट ये 18 किलोमीटर पर आवर में था और दूरी हमारे पास मीटर में थी, तो इसको क्या कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको गुणा करा दीजिए। तो ये 18 से 18 कट गया, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 3 15, 5 दूनी का 10, यानी कि 320 सेकंड आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, जोन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पासिंग मार्क कैलकुलेट कर लेंगे। पासिंग मार्क अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, पासिंग मार्क आपके पास आएगा, यहाँ पर देखिए 20% इसने अंक प्राप्त किए, बट यहाँ पर 10 अंकों से फेल हो गया तो 10 अंक और प्राप्त कर लेता तो ये पास हो जाता, यानी कि पासिंग मार्क होगा। और यहाँ पर ये देख रखा है 35% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे, यानी कि अगर जैक ने यहाँ पर 35% अधिक अंक प्राप्त किए, 35% अंक प्राप्त किए, तो इसने 20 अंक अधिक प्राप्त किए था, तो इसमें से 20 माइनस कर दीजिए, यानी कि पासिंग मार्क होगा। और दोनों पासिंग मार्क हैं तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ से 15% बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यानी कि 200 जो है वो आपके पास टोटल मार्क आ गए। टोटल मार्क आपके पास 200 आ गए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पासिंग मार्क कैलकुलेट कर लेंगे। किसी भी साइड आप यहाँ पर 1% की वैल्यू रख दीजिए, चाहे तो इधर रख दीजिए चाहे इधर रख दीजिए, आपके पास पासिंग मार्क आ जाएगा। मैं इधर रख रहा हूँ तो यानी कि ये 20 × में 2 करेंगे और +10 करेंगे, यानी कि पासिंग मार्क कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये 50 पासिंग मार्क है, तो आप यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 50 जो है ये टोटल मार्क 200 थे, यानी कि 200 का कितना % है ये कैलकुलेट करना था, यानी कि सीधा सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है 25% है, तो 25% आपके पास करेक्ट आंसर था। और यदि एक ईंट का आयतन इतना है तो 14 मीटर लंबाई और 0.125 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर n ईंटों की आवश्यकता होगी, मैंने मान लिया यहाँ पर n ईंटों की आवश्यकता होगी। और एक ईंट का आयतन 0.0014 है, तो यहाँ पर n ईंटों का आयतन इतना हो जाएगा, ये बराबर होगा पूरी दीवार के आयतन के, यानी कि दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, यानी कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 14 इंटू में 0.125 इंटू में 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि बट्टे में यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये 10,000 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बट्टे में क्या आएगा, 1000 आएगा। ये 125 से 8 बार कट जाएगा, 8 से ये कटेगा 1125 बार, और ये एक 0 एक्स्ट्रा था तो एक 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए। ये ऊपर 14 बचा, ये 14 से कट जाएगा, और यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, ये 1250 को इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पंजे 25 हासिल आती, तो 12 पंजे 60 और 2 62 और एक 0 लगा दीजिए, यानी कि 6250 ईंटों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखिए, कोस एल्फा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाता, कोस एल्फा कितना आता, कोस एल्फा बराबर आता 10 sin बीटा, और यहाँ से आपके पास कोस एल्फा कितना आता, कोस एल्फा आता यहाँ से 11 कोस बीटा, यानी कि यहाँ से आपके पास कोस एल्फा इतना आ रहा है और यहाँ से कोस एल्फा इतना आ रहा है, तो कोस एल्फा दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, यानी कि 10 sin बीटा जो है, 10 sin बीटा जो है ये बराबर हो जाएगा 11 कोस बीटा के।
तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, टेन बीटा आ जाएगा। ये कोस बीटा इधर बटे में आ जाएगा, तो ये साइन बीटा बटे कोस बीटा टेन बीटा बना लेगा, यानी कि 11/10 आ रहा है बराबर में। तो ये आपके पास टेन बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 11/10। और आपको पता है यहाँ पर टेन बीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर बीटा रखेंगे और ये -1 का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये अंडर रूट दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि यहाँ से इधर आपके पास क्या बच जाएगा, ये सेक स्क्वायर बीटा बच जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर बीटा बच गया, -1 बचा। इधर स्क्वायर होगा तो ये 121 आ जाएगा, ऊपर बट्टे में 100 आ जाएगा। ये 1 इधर ले आइए, यानी कि सेक स्क्वायर बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 121/100, और ये प्लस का 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास ऊपर कितना बनेगा, 221 बनेगा बट्टे में 100। अब ये आपको यहाँ पर ये भी पता होगा, यानी कि सेक स्क्वायर बीटा जो है 1/कोस स्क्वायर बीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से दोनों साइड हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर ये कोस स्क्वायर बीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा बराबर आ जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा और बट्टे में 221। यह आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई आपको बतानी थी। तो आपको यहाँ पर एक वृत्त दिया गया था और इसकी त्रिज्या आपको दी गई थी 28 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या आपको दी गई थी, और यहाँ पर एक चाप दिया गया है और उस चाप की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी है। संगत चाप की लंबाई जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर इस वृत्त के अंदर अगर आप देखें तो ये इसकी त्रिज्या तो ये r बराबर 28 सेंटीमीटर हो गई, और ये आपको यहाँ पर पता है कि चाप की लंबाई होती है, तो यहाँ पर इसको L मान लीजिए, और इसका क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिया गया 112, और इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है A बराबर एरिया बराबर 1/2 इंटू में L इंटू में R। ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखे हैं वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि एरिया आपको दे रखा है 112 और ये बराबर 1/2। L आपको कैलकुलेट करना था, R यहाँ पर 28 दे रखा है, ये 2 से कटेगा ये 14 आएगा, 14 से कटेगा 8 आ जाएगा, 14 8 112 होता है, तो L बराबर कितना आ जाता, 8 सेंटीमीटर आ जाता। यही आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर -1/x² बराबर इतना है, तो इसका मान कितना होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर अगर मैं p मान लेता हूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह p रख दीजिए, यानी कि p -1/p बराबर 4√6 बन गया। तो यहाँ से p -1/p से अगर हम प्लस पर जाते हैं, p + 1/p पर जाते हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये 4√6 जो दे रखा है इसका स्क्वायर करते हैं और प्लस से 4 कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये p + 1/p कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 16 छिके 96 और 96 और 4 100 आता √ के अंदर, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाता, यानी कि p + 1/p की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। अब ये जो एक्स स्क्वायर आपने माना था p की जगह, तो यहाँ पर ये p की जगह एक्स स्क्वायर फिर से रख दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर + 1/x² बराबर कितना आया, बराबर आया 10 के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों साइड -2 कर देते हैं, इधर भी -2 मैंने किया, इधर भी -2 किया, तो ये आपके पास फॉर्मूला किसका बन गया, ये x - 1/x का होल स्क्वायर का बन गया, और ये बराबर 8 आ गया। अब दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से आपके पास x - 1/x कितना आ जाएगा, ये 2√2 आ जाएगा, क्योंकि 8 का वर्गमूल 2√2 होता है। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि ये 2√2 आया है x - 1/x, इसका कर दीजिए क्यूब, प्लस कर दीजिए 3 इंटू में 2√2, यानी कि आपके पास 8√2, 8 दूनी 16 होगा, 8 दूनी 16 √2 ये आ गया, और प्लस में 6 √2 ये आ गया, ऐड करेंगे तो 22 √2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखें, यदि x और y धनात्मक संख्या है और x - y बराबर ये है, तो x y बराबर भी आपको दे रखा है, तो x + y के मान आपको कैलकुलेट करना था। सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना था, x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x - y का होल स्क्वायर प्लस का 4xy। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते तो ये x - y 5 दे रखा और 5 का स्क्वायर 25, प्लस xy की जगह आप यहाँ पर 150 रखते, 15 चौके 60 और 1 0 लगा दीजिए, यानी कि 600 आ गया, ये 625 बनता।
यानी कि x प्लस वाई कितना आ जाता है, ये बराबर वर्गमूल हो जाता है, यानी कि 25 आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, ए सर्टेन अमाउंट इज लेंट एट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, यानी कि एक निश्चित राशि जो है x% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। तो वो राशि मान लीजिए यहाँ पर p थी और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट x दे रखी थी, 3 साल का ब्याज कैलकुलेट कर लेते, ये इतना ब्याज बनता। फिर आपको दे रखा इंस्टीड इफ द अमाउंट वाज लेंट एट 3x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर y मोर ईयर्स, यानी कि यहाँ पर उसी राशि को 3x रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया गया, 3x रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया गया और कितने साल अधिक, यानी कि y ईयर्स अधिक के लिए लिया गया, यानी कि 3 तो ये था और प्लस में y कर देते हैं, यानी कि y साल अधिक के लिए लेता तो ये इतना ब्याज बनता। और ये जो ब्याज बनता यहाँ पर ये दे रखा है, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of y, यानी कि ये जो आपके पास ब्याज बनता ये पहले की तुलना में 7 गुना अधिक होता है, यानी कि 7 गुना हो जाता। पहले के तुलना में कितना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, तो ये इसके 7 गुना के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके आपको बतानी थी। तो इसको सॉल्व कर लेते, p से p कट गया, 3x से 3x कट गया, 100 से 100 कट गया, y 3 प्लस वाई बराबर 7 बचा, तो y बराबर कितना आ जाता, 4 आ जाता। सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ से अगर देखते ये 1 माइनस पी जो है इस 1 प्लस पी के साथ मिलकर 1 माइनस पी स्क्वायर बनाएगा। क्या बनाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर बनाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर। ये इसके साथ मिल गया तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और ये 1 माइनस पी स्क्वायर अब जो है यहाँ से इसके साथ मिलकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इसके साथ मिल जाएगा तो ये 1 माइनस पी की पावर 4 बना लेगा। अब ये इसके साथ मिल चुका है तो इसको हटा देते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घातें डबल हो जा रही हैं, यानी कि ये इसके साथ ये वाला टर्म जो है इसके साथ मिलकर 1 माइनस पी की पावर 8 बनाएगा, 1 माइनस पी की पावर 8 बनाएगा, और ये इसके साथ मिल चुका है, इसको भी हटा दीजिए। तो यहाँ से इस तरह से घातें डबल होती जा रही हैं, तो हम सीधे यहाँ पर इस वाली ब्रैकेट पर पहुँचते और घात डबल कर देते हैं, यानी कि 1 ये 1 माइनस हो जाता, 1 माइनस पी की पावर 32, यानी कि 16 दूनी 32 होता है, और ये -1 था लास्ट में, तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, यानी कि पी की पावर माइनस पी की पावर 32 बचता आपके पास। और यहाँ पर आपको स्टडी द गिवन डाटा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। डाटा रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन द ईयर्स 2015 इज शोन इन द पाई चार्ट एंड टेबल, यानी कि यहाँ पर आपको पॉपुलेशन दे गई है विभिन्न स्टेट के, यानी कि विभिन्न स्टेट की 2015 की आबादी आपको यहाँ पर दी गई है, आबादी का परसेंट दिया गया है यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर बताना था। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट्स इज, यानी कि कुल आबादी, यानी कि पूरी आबादी आपको ये दी गई है, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड एमपी। तो गोवा का देखना है और ये एमपी का देखना है। आपको इलिटरेट की बतानी है कि यहाँ पर टोटल नंबर यानी कि टोटल संख्या कितनी है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर लिखिए गोवा और यहाँ पर लिख लीजिए एमपी। अब यहाँ पर देखिए गोवा का आप ये ग्राफ में देखेंगे तो ये 12% आपको दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये 12% है, एमपी का ये 20% है, ये 20% है। और क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखते यहाँ पर ये जो आपको दे रखे 3,15,000 जो है ये आपको पूरी आबादी कुल आबादी दे रखी है, यानी कि 100% की वैल्यू ये दे रखी है। तो 1% की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते तो कितनी होती, 1% की वैल्यू 100 का भाग लगा देते दोनों साइड, यानी कि आपके पास 3,150 हो जाती। तो यहाँ पर परसेंटेज की जगह हम क्या रखेंगे, 3,150, यानी कि 12 इंटू में 3,150 हो जाएगा, ये आपके पास 20 इंटू में 3,150 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर गोवा के अंदर जाते तो यहाँ पर देखिए ये लिटरेट कितने थे, 3 थे, और यहाँ पर इलिटरेट कितने थे, 2 थे, यानी कि कुल मिलाकर ये आपके पास रेशियो दिया गया है, और कुल मिलाकर कितने हो गए, 5 थे, यानी कि यहाँ से अगर देखते तो ये टोटल 5 थे, मल्टीप्लाई में कर दीजिए, टोटल 5 थे, और यहाँ पर 5 में से इलिटरेट कितने थे, 2 थे, यानी कि 2 को ऊपर रख दीजिए। और यहाँ से एमपी के अंदर जाते तो यहाँ पर 1:4 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर एक यहाँ पर इलिटरेट था और 4 यहाँ पर इलिटरेट थे, टोटल 5 थे, यहाँ पर भी टोटल 5 थे, और 5 में से 4 इलिटरेट थे। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे।
अब यहाँ पर टोटल पूछा गया था तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ से अगर देखते ये आपके पास कटता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा डाटा, यानी कि 5 से कटता, 5 6 30, 5 3 15, 630। ये भी आपके पास 5 से कट जाता 630। 630 दोनों जगह से क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 12 इंटू में 2, 12 इंटू में 2 यानी कि 24 हो जाएगा। और ये प्लस के अंदर 20 के 80 हो जाएगा। दोनों मिलाकर यहाँ पर 630 इंटू में 104 आ रहा है। मल्टीप्लाई करा देते, 630 इंटू में 104 को आप इस तरह से लिख लीजिए 100 प्लस का 4, ब्रैकेट खोल दीजिए, यानी कि आपके पास 63,000 बनता। और ये प्लस में इसको 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 3 12, 6 चौके 24, 1 25, यानी कि ये आपके पास 2520 आता। ऐड करते तो यहाँ पर ये 65,520 बन जाता। 65,520 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, ए किसी काम का 20% भाग 4 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम का 33 से 1/3% भाग 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा किया। बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20% आपको दे रखा था, ए के अंदर दे रखा था कि 20% काम ये 4 दिनों में करता है। 20% कितने दिन में करता है, 4 दिनों में करता है। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि वो 5 में से 1 यूनिट का काम जो है 4 दिन में कर रहा है। तो 5 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा, 4 इंटू में 5 कर देते हैं, यानी कि 20 दिन में ये काम करेगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया कि ए जो है 20 दिन में काम करता है। और यहाँ से बी को अगर देखते, बी का अगर देखते तो ये 33 से 1/3 दे रखा है, 33 से 1/3%। इसके फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर 1/3 होती है। ये आपको दे रखा था कि 10 दिनों में काम करता है। तो यानी कि ये 3 में से 1 यूनिट का काम 10 दिन में करता है। तो 3 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा, 3 इंटू में 10 यानी कि 30 दिन में ये काम करेगा। तो यहाँ से आप लिखते बी जो है ये 30 दिन में काम करेगा। तो ये आप एलसीएम लेते 60, आपके पास टोटल वर्क आ जाता, यानी कि 3 इसकी एफिशिएंसी और यहाँ पर 2 इसकी एफिशिएंसी है, इनकी क्षमताएं आ जाती। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि ए और बी, ये 3 यूनिट ए की थी और ये 2 यूनिट बी की थी। ए और बी ये दोनों मिलकर 9 दिन तक एक साथ कार्य किया, ठीक है। अब शेष काम जो बचा था वो सी ने अकेले किया 6 दिन तक, 6 दिन में पूरा किया। ये बराबर होता टोटल वर्क के, और टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट आया, तो ये बराबर 60 के होता। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आपके पास आ जाती है, यानी कि 9 5 45, इधर माइनस करते तो सी इंटू में 6 बराबर 15 आ जाता। और ये 3 से कट रहा है, यानी कि 2 बार, और ये 3 से कटेगा 5 बार, यानी कि सी बराबर 5/2, यानी कि 2.5 आपके पास यहाँ पर सी की एफिशिएंसी आ गई। तो अब पूछा गया था कि ये बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ये टोटल वर्क 60 था, इसका 75% कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक एक चीज़ कैलकुलेशन करके मैं दिखा रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन आप डायरेक्ट दिमाग में कर सकते हैं, जैसे कि ये इतना आप दिमाग के अंदर ही पता लगा सकते थे। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है आपको लेंथी लगता है, बाकी होती शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने पर ज़्यादा जोर देता हूँ, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको लंबा लगने लगता है। अब इसका देखिए 60 टोटल वर्क का हमने 75% कैलकुलेट कर लिया। अब ये काम करेगा यहाँ पर कौन, सी और बी मिलकर। तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 थी और सी की हमारे पास 2.5 आई थी, तो ये 2 प्लस का 2.5 कर दीजिए, यानी कि आपके पास पूरा मिलकर कितना बन रहा है, ये आपके पास 4.5 बन रहा है, यानी कि 4.5 बन रहा है। तो यहाँ से पॉइंट हटाते ऊपर 10 आता मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ से आपके पास ये कितने से कट रहा है। देखिए मैं अलग पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, यानी कि इसको काट देते, ये आपके पास 0 से ये 0 2 0 कट गए, और यहाँ पर ये 15 5 75 होता है, 15 5 75 और 15 3 45, 3 से कटता 6 2 बार, 5 इंटू में 2 बचा, यानी कि 10 दिन का समय लगता, 10 दिन का समय लगता। नेक्स्ट देखिए, रेखा अकेले कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है और बिना अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। तो रेखा यहाँ पर 16 में और ये बीना जो है ये 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 16 3 48, 3 यूनिट इसकी क्षमता, 4 यूनिट इसकी क्षमता। अब यहाँ पर पूछा गया कि रेखा से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों पर ये काम करती है, यानी कि पहले दिन रेखा करती है, फिर यहाँ पर बीना करती है,
इस तरह से ये काम चलता जाएगा। यानी कि ओवरऑल हम देख लेते 2 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है। ये 3 यूनिट का काम करती है रेखा, रेखा 3 यूनिट का, ये 4 यूनिट का। तो यहाँ पर ऐड करते तो 2 दिन के अंदर जो है 2 दिन के अंदर 7 यूनिट का काम हो रहा है। हमें 48 कराना था, तो 7 7 49 तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 6 से गुणा कर देते हैं, 7 6 के 42 हो जाएगा। 42 यूनिट का काम हो रहा है कितने दिन में, ये इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 दिन। तो 12 दिन में ये 42 यूनिट का काम हो रहा है, तो यहाँ पर 12 दिन तो ये लग गए। अब शेष काम देखते हैं कितना बचा। शेष काम कितना बचा, शेष काम आपके पास टोटल काम कितना था, 48 था, 48 में से 42 हो चुका है, कितना बचा, 6 यूनिट का काम बचा। अब यहाँ पर बारी देखिए किसकी आएगी, ये बिना पर एंड हो रहा था, यानी कि ये सीरीज चलती जाएगी और लास्ट में बिना पर एंड होगा, और यहाँ पर बारी आएगी अब रेखा की, यानी कि रेखा अब यहाँ पर काम करेगी। ये एक दिन में 3 यूनिट का काम करती है, तो यहाँ से ये इस टोटल 6 यूनिट में से 3 यूनिट का काम एक दिन में करके चली जाएगी, यानी कि 3 इसकी एफिशिएंसी थी, तो 3/3 और बराबर 1 दिन यहाँ पर ये लग गया। अब यहाँ पर इसने 3 यूनिट का काम और कर दिया, तो अब यहाँ पर शेष काम कितना बचा, दोबारा से शेष काम कैलकुलेट करते। ये आप लिख लिख के नहीं करते, यहाँ पर ये आपको ऐसे ही पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए 6 यूनिट पहले था और ये माइनस कर देते 3। आप PDF भी अगर पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोबारा, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये -3 बचता, यहाँ पर ये 3 यूनिट का काम बचता। अब यहाँ पर बारी आती बीना की, और बीना यहाँ पर एक दिन में 4 यूनिट का काम करती है, तो ये 3/4 दिन जो है यहाँ पर इसको समय लग जाता। तो यहाँ पर टोटल समय कैलकुलेट करते तो 12 दिन ये, 1 दिन ये, 3/4 दिन ये, तो टोटल आपके पास 13 सही 3/4 दिन का समय लगता है। ये आपके पास नंबर ऑफ टोटल डेज आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 स्टेशनों S1 और S2 के बीच की दूरी 195 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन S1 से 4 PM पर स्टेशन S2 की ओर 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी ट्रेन S2 स्टेशन S2 से 5 PM पर स्टेशन S1 की ओर 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करती है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे पर किस समय मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट बनाइए इसको, यानी कि डिफरेंस 1 घंटे का है। 1 घंटे में ये जो पहले ट्रेन चल रही थी, यानी कि S1 स्टेशन से जो चल रही थी, वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 65 किलोमीटर चल चुकी होगी। 1 घंटे के अंदर 65 किलोमीटर चल चुकी होगी, तो 65 इसमें से माइनस कर दीजिए 195 से, तो डिस्टेंस अब कितनी बची, 130 की बची। 130 की डिस्टेंस बची, इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पर 130 की डिस्टेंस बची, ये 130 की डिस्टेंस कवर होती। अब देखिए दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही थी, यानी कि यहाँ पर ये चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये चालें जुड़ जाएंगी। तो 65 प्लस ये रिलेटिव स्पीड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड 65 प्लस का 35 करते तो आपके पास 100 आ जाती है, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर जो है ये इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाती। तो इसमें 100 का भाग लगाते, और ये आप 100 का भाग लगाते तो ये आपके पास समय जो है घंटे के अंदर आ गया। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, यानी कि मिनट में चेंज करेंगे तो ये आपके पास 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट गया, और 13 6 के 78 होता है, ये 78 आ गया। यानी कि 60, ये आपके पास 78 मिनट में आया, ठीक है। 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, यानी कि 1 घंटे और ऊपर 18 मिनट है, तो 1 घंटे 18 मिनट का टाइम लगता। और लास्ट ये जो ट्रेन चल रही थी ये 5 PM पर चल रही थी, तो यहाँ से इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे ये 1 घंटे 18 मिनट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि 5 बजे के बाद में 6 बज चुके होंगे और 18 मिनट हो चुकी होगी, यानी कि 18 PM 18 PM पर ये दोनों ट्रेनें क्या होंगी, मिल चुकी होंगी। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD वृत्त के अंदर बिंदु P पर मिलती हैं। यदि AP बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 20 सेंटीमीटर, CP बराबर 16 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए वृत्त बना लीजिए, और उसके अंदर 2 जीवाएं जो हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। यानी कि इस वृत्त के अंदर अगर मैं 2 जीवाएं बनाऊं, ये मान लीजिए एक जीवा हो गई, और ये दूसरी जीवा जो है इसको काटती है। तो यहाँ पर एक जीवा को मान लीजिए ये AP है, ये AB है आपके पास, और दूसरी जो है ये CD है, और ये दोनों जहाँ पर जिस बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु आपको P दिया गया। तो यहाँ पर आपको लंबाई भी बताएगी, AP बराबर ये 12 सेंटीमीटर, और AB बराबर ये टोटल कितनी है, AB यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ये 12 सेंटीमीटर ये AP है पूरी, 20 सेंटीमीटर तो 12 घटाते तो ये 8 सेंटीमीटर ये बच जाती। और यहाँ पर आपको दे रखा है CP बराबर 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है।
तो सी डी की लंबाई क्या होगी, ये आपको नहीं दे रखी पी डी, यानी कि सी डी आपको पूछा गया क्या होगी। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते, ये सी पी इंटू में पी डी, सी पी इंटू में, ये आपके पास सी पी इंटू में पी डी, ये सी पी इंटू में पी डी करते, सी पी इंटू में पी डी करते, ये बराबर होता ए बी इंटू में ए पी, ए पी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और बराबर ये इंटू में होता पी बी, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है इनका बराबर होता है। ये जहाँ पर काटते हैं उन भागों का मल्टीप्लाई आपस में क्या होता, बराबर होता। तो यहाँ से सी पी अगर देखते तो ये 16 था, ये पी डी आपको कैलकुलेट करना था, और यहाँ पर ए पी आपके पास 12 था, पी बी आपके पास 8 था। यहाँ पर देखिए 8 से कट रहा है, ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और ये यहाँ पर 2 आता, ये 2 से ये कट जाता 6 बार, यानी कि पी डी आपके पास कितना आया, 6 आया, पी डी आपके पास 6 आया। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते, ये आपके पास पी डी जो है, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, ये पी डी जो है आपके पास 6 आया। तो ये आप 16 और ये 6 को ऐड करते तो आपके पास जो है टोटल कितनी आ जाती है, सी डी आपके पास आ जाती, सी डी की लंबाई आ जाती है 16 प्लस का 6, यानी कि बराबर 22 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आपको दे रखा है दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर आ जाइए, सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी में से नामांकित छात्रों के औसत का कॉलेज डी से उत्तीर्ण छात्रों के औसत से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नामांकित का देखेंगे तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, और ये रहा, इन सभी को टोटल कर लीजिए, यानी कि आपके पास नामांकित आ जाएंगे। नामांकित कितने आए, सभी का यूनिट डिजिट 0 0 है, तो यहाँ पर ये 0 रहेगा, और ये 4 2 6, और 6 8 14, और 14 5 19, 19 1 20, 20 का 0, हासिलाती 2, 7 7 14, 6 13, 7 7 14, 6 20, और 20 और 7 27, और 27 और 7 34, और 2 36, यानी कि आपके पास 36 आ गया। उत्तीर्ण का अगर देखते हैं तो उत्तीर्ण का यहाँ पर कैलकुलेट करते तो ये आपके पास कितना आता, यानी कि 710, ये 690, ये 640, ये 710, ये 650, ये सभी उत्तीर्ण का हो जाता, यानी कि सभी का यूनिट डिजिट 0 है तो 0, और 1 4 5, 1 और 9 10, 1 और 9 10, और ये 4 14, और 15, और 15 और 5 20, 20 का 0, हासिलाती 2, 7 6 13, और 6 19, और 19, और ये 7 26, 26 और 6 32, और 32 और 2 34, यानी कि आपके पास आता। इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना था। अब का आप कहेंगे कि रेशियो इनका एवरेज भी कैलकुलेट करना था, तो एवरेज हम यहाँ पर नहीं कैलकुलेट करते, 5 का भाग नहीं देते ये, क्योंकि 5 से 5 कट जाता है यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया, और 2 से यहाँ पर काटते तो 18 दूनी 34, 18 दूनी 36, 17 दूनी 34, यानी कि आपके पास रेशियो आ जाता। नेक्स्ट देखें, इनका आपको चतुर्थानुपाती कैलकुलेट करना था। ये x मान लेते हैं, यानी कि 8 का अगर 12 के साथ जो रेशियो है वही 14 का x के साथ रेशियो होता। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाता, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 2 से कटता ये 7, यानी कि यहाँ पर तो 1 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x बराबर 7 त्रिका 21 आ जाता। नेक्स्ट देखिए, ऋचा, रीता और रीना स्वतंत्र रूप से एक कार्य को क्रमशः इतने इतने घंटों में पूरा करती हैं। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो देखिए आर से तो इनको लिख नहीं सकते, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। तो ये ए जो है यहाँ पर 8 घंटे में काम करता है, बी जो है ये 12 घंटे में, और सी जो है ये 24 घंटे में। इन तीनों का एलसीएम लेते तो यहाँ पर ये 24 आपके पास आ जाता, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट, और इसकी 2 यूनिट, और इसकी 1 यूनिट, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा गया था कि वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल कार्य यहाँ पर 24 यूनिट का है, और यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी ऐड कर लेते, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 का भाग लगाते तो आपके पास 4 घंटे आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब इसको आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर भी ये ब्रैकेट दे रखी है, यानी कि इसका आपको करते तो यहाँ पर ये 3 - 2 ऊपर 1 बचता बटे 6, तो यहाँ पर 1/6 जो है इसकी वैल्यू आई है, यानी कि 1/6 जो है यहाँ पर इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू आई है। ये 42 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते 42 ऊपर चला जाता, ये 7 6 42, यानी कि पूरी ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास इसकी कितनी है, ये पूरी ब्रैकेट की वैल्यू 7 आई है। तो यहाँ से अब बाहर से सोल्व करते तो ये 3/2 दे रखा है, डिवाइड को फिर से मल्टीप्लाई में चेंज करते 7 ऊपर चला जाता, और ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट की वैल्यू भी 7 आई थी। 7 7 49, और 49 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 9 3 का 27 का 7, और आपके पास 3 दूनी का 6,
7 7 49, 4 3 का 12, और ये आपके पास 12 और 2 14, 147/2 आता। 7 दूनी का 14, 3 दूनी का 6, 1/2 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर क्रमिक छूटों का समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि एकल छूट कैलकुलेट करना था। ए और बी की लगातार छूट दी गई हो, क्रमिक छूट दी गई हो, तो एकल छूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है A+B - A बी और बट्टे में 100 कर देते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इसको आपको यहाँ पर नोट करके रखना था। ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये 9 दे रखा था, प्लस ये 17 दे रखा था, माइनस करते हैं 9 इंटू में 17 और बट्टे में 100। तो यहाँ पर ये आपके पास 17 और 9 कितना हो गया 26, और ये माइनस करते 17 नमा 153 होता है, 100 का भाग लगा दे तो 1.53, 1 माइनस करते तो 25 बचता, और 0.53 और माइनस करना था, यानी कि 24.47% जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ये ट्रायंगल दे रखा था y समकोण पर है और sin x बराबर ये है, तो इसका मान आपको बताना था। एक चीज़ यहाँ पर देखते ये आपके पास बीच में प्लस का निशान दिया गया है, यानी कि आपके पास फॉर्मूला जो दे रखा है ये फॉर्मूला होता है ये cos x - z का, cos x - z का। यहाँ से देखते तो ये साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है 30 डिग्री पर, यानी कि x आपको 30 डिग्री दे दिया गया। एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बना लीजिए, यानी कि यहाँ से अगर एक समकोण त्रिभुज बनाते, y आपको समकोण पर दे रखा था 90 डिग्री का है, यानी कि ये आप x मान लीजिए, ये z मान लीजिए। x आपको यहाँ पर 30 डिग्री का आ गया था, 30 डिग्री का आ गया था, बचा कितना ये, यानी कि 60 डिग्री का बचा। तो z आपके पास 60 डिग्री आ चुका है, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा कोस, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो आपके पास 30 डिग्री थी, इसमें से माइनस करते 60 डिग्री, और ये आपके पास क्या बचता कोस माइनस का 30 डिग्री बचता, कोस माइनस 30 डिग्री का बचा, यानी कि यहाँ पर देखिए चौथे चतुर्थांश में होगा, और चौथे चतुर्थांश में कोस हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि कोस 30 डिग्री ही रहता, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब यहाँ से इसको सोल्व करना था, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर माइनस का 3 बच रहा है, और 13 3 39 करते तो ये माइनस का 39 आता है, इतना पूरा माइनस का 39, और यहाँ से इस ब्रैकेट को सॉल्व करते तो ये आपके पास कितना बन रहा है, ये आपके पास 30 बन रहा है, और 30/2 करते तो आपके पास 15 बन रहा है, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है। और यहाँ से इसको करते तो 16 4 64 आता। अब इसको यहाँ पर देखिए डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 12 जो है इस 15 में से घटाते तो 3 प्लस का बचता, और ये 28 जो है ये 64 में से घटाते तो यहाँ पर ये आपके पास कितना बचता, ये 6 और 30 ये 36 बचता, ये 36 और 3 कितना आया 39, यानी कि 39 से 39 कट जाता, आंसर 0। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।